नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शेर को सवा शेर। जब औलाद अपनी औकात दिखाए तो माँ बाप को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। देखो न रवि, मम्मी जी ने आज ममता को काम से निकाल दिया है और कह रही हैं कि आज से चूल्हे चौके का सारा काम मैं करूँगी। कह रही हैं कि जब बहू घर में है तो नौकरानी की क्या ज़रूरत है। अरे बेटा, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? अंजू की सास ने रोते हुए कहा। रवि बोला, माँ, वो क्यों झूठ बोलेगी? एक दिन तुम काम कर लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तभी अंजू बोली, रवि, हमारी लव मैरिज हुई है ना, और इनको दहेज नहीं मिला है, तो बस उसी की खुन्नस मुझसे निकाल रही हैं। अंजू ने अपने पति से कहा। तभी रवि बोला, माँ, आज से घर का सारा काम, कपड़े, खाना, सब काम तुम करोगी, समझी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और काम करो। थोड़ा थोड़ा काम कर लोगी तो मर नहीं जाओगी तुम। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे दुकान जाना है, और यह कहकर वह चला गया। अब वहां खड़े रहकर क्या गंगा जमुना बहा रही है बुढ़िया? चल, सारा किचन फैला पड़ा है, दिख नहीं रहा क्या तुझे? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी है। यह कहकर अंजू भी हंसती हुई वहां से चली गई और दुलारी जी आंसू पोंछते हुए काम करने लगी। उधर नरेश जी हाथ में एक पर्चा लिए हुए रवि के कमरे में गए और बोले, रवि बेटा, देख तो ज़रा, इनमें शुगर और बीपी की कौन सी दवाइयाँ हैं? मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू की दवाइयों के लिए कोई पैसा नहीं है, जाकर खुद दवाई ले आओ। और हाँ, चश्मा लगाने का इतना ही शौक है तो खुद अपने पैसे से बनवा लो। रवि ने झुंझलाते हुए अपने पिता से कहा। पर बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? गल्ला और दुकान का सारा पैसा तो तू ही संभालता है। रमेश जी ने रवि से कहा, देख बेटा, तू जानता है ना ये दवाई मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे दवाई लाकर दे दे। आपको पता है, आपकी सबसे बड़ी बीमारी ये कागज़ है। रवि ने रमेश जी की दवाई का पर्चा उनके हाथ से छीनकर फाड़ दिया और बोला, अब हुई बीमारी कम? काम धाम कुछ करना है नहीं, बस पूरे दिन फरमाइश लेकर आ जाते हैं मेरे सामने। और गुस्से में वहां से चला गया। रमेश जी ने दवाई का फटा हुआ पर्चा उठाया और अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन अंजू की कुछ सहेली उसके घर आईं। दुलारी जी ने उनके लिए चाय और पकौड़े बनाए। अंजू किचन में आई और तेल की कढ़ाई में पानी के छींटे डाल दिए, जिससे दुलारी जी का हाथ जल गया। तो बहू ने उनका जला हुआ हाथ अपने हाथ से जोर से दबा दिया। बेचारी दुलारी जी दर्द के मारे रोती हुई अपने हाथ पर दवाई लगा रही थीं कि तभी अंजू पीछे से चिल्लाई, क्यों बुढ़िया, इतनी तो मरी नहीं जा रही है तू, जो इतने ड्रामे कर रही है? चल मेरे लिए चाय बना कर ला, वरना अभी तो कम जली है, ज्यादा जलने में देर नहीं लगेगी। दुलारी जी रोती हुई चाय बनाने लगती हैं। तभी रमेश जी के चीखने की आवाज सुनकर दुलारी जी बाहर आती हैं तो देखती हैं रमेश जी दवाई न मिलने के कारण जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। दुलारी जी चिल्लाती हैं, बहू, ओ बहू, क्या है बुढ़िया, चैन से जीने देगी या नहीं? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। इतने में रवि घर आता है। दुलारी जी उसे कहती हैं, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई ले आता तो ठीक रहता। वह चिल्लाते हुए बोला, क्या ड्रामा है दवा का? कभी बीपी की दवा, कभी शुगर की, कभी तुम्हारे अस्थमा की। इतना पैसा नहीं है मेरे पास।
अंजू सामान पैक कर लेना, हम दुबई घूमने चलेंगे। इनका तो यही ड्रामा है, रोज रोज के खर्चों से तंग आ गया हूं मैं। इतना कहकर रवि और अंजू चले जाते हैं। बेचारी दुलारी जी कभी रमेश जी को देखती तो कभी खुद की लाचारी को देखकर दुलारी जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई और शाम हो गई, पता ही नहीं चला। अचानक कमरे में आते हुए सिगरेट के धुएं से उनकी आंख खुली। दुलारी जी को अस्थमा होने के कारण उनका दम घुट रहा था। रमेश जी की भी आंख खुली तो देखा दुलारी जी को लगातार खांसी उठ रही थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धुआं आंगन से आ रहा था। जब दोनों ने बाहर जाकर देखा तो बहू और बेटे दोनों सिगरेट और शराब पी रहे थे। रमेश जी ने अपने बेटे से कहा, तुम घर में शराब पी रहे हो, बंद करो ये सब। इतने में रवि बोला, चल वे बुड्ढे, क्या करेगा, काम कर अपना। रवि, तुम्हारी माँ को अस्थमा है, अगर उसे अटैक आ गया तो क्या? बूढ़े, मर नहीं जाएगी ये बुढ़िया, समझा तू? और मर ही जाए तो अच्छा है। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। और सुन वे बुढ़े, ये मेरा घर है, मेरा जो मनाएगा मैं वो करूँगा। तेरी रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ, चल अब कमरे में। इतना कहकर रवि और उसकी पत्नी अपने माता पिता को घसीट कर ले जाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। रमेश जी और दुलारी जी दोनों अपने पुराने वक्त को याद करके रोने लग जाते हैं कि जिस बेटे के लिए उन्होंने इतने दुख तकलीफ सहे, आज वो ही बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जैसे तैसे करके रात बीती, लेकिन रमेश जी ने अब यह सब सहन न करने का मन ही मन विचार बना लिया था और अगली सुबह जल्दी उठकर रमेश जी अपनी बहन के यहाँ दुलारी जी को लेकर चले गए। सुबह हुई, दुलारी जी की बहू चिल्लाई, अरे ओ बुढ़िया, मर गई या जिंदा है? महारानी की तरह पड़े पड़े क्या कर रही है? कुछ काम धाम दिखाई नहीं देता क्या? जब बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, तब अंजू ऊपर अपने सास ससुर के कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो सास ससुर में से कोई भी वहां नहीं था। रवि को उसने यह बात बताई तो दोनों खुश होकर कहने लगे कि अच्छा हुआ जान छूटी, अब रोज रोज की चिक चिक खत्म। वो दोनों इस बात की खुशी मना ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने देखा तो वकील साहब साथ में पुलिस लिए खड़े हुए थे। वकील ने रवि से कहा कि ये घर खाली करो। रवि ने कहा, पर क्यों? ये घर तो मेरा है, मैं इसको क्यों खाली करूं? तभी पीछे से आवाज आई कि ये घर मेरा है, मैंने अपने खून पसीने और जीवन भर की पूंजी लगाकर ये घर बनाया है। तुम किस अधिकार से कह रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रमेश जी की थी। उन्होंने रवि से कहा कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं सहते, पर तुम जैसी औलाद से तो इंसान बे औलाद रह जाए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको मेरी आंखों के सामने से। इन दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। रवि और उसकी पत्नी अपने सास ससुर से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन रमेश जी उन्हें माफ़ नहीं करते और अपने घर से निकाल देते हैं। रवि और उसकी पत्नी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है और वो दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिससे हमें सीख मिलती है कि इंसान को अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ
आवाज़ उठानी चाहिए। जो व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचता, आप उसके बारे में सोच सोच कर जीवन बर्बाद न करें, चाहे वह आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें भी कोई छोटे मोटे टाइपिंग एरर्स हुए हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वैसे इसे मैंने बहुत संभाल के लिखा था, लेकिन फिर भी इसमें छोटे मोटे टाइपिंग एरर्स हो गए हैं। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि जो छोटे मोटे से टाइपिंग एरर्स हैं वो भी आपको देखने ना मिलें। दोस्तों, आप अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी।